Okay, so let's start with next topic and a very interesting topic that is called as law of equipartition of energy. So next topic is law of equipartition. Equi मतलब equal, equal partition of energy, equipartition of energy. Okay, तो if you remember हमने लास्ट सेशन में एनर्जीज की बात की थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की हमने बात की थी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी देखा था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास भी देखा था, काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी देखा था और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी देखा था. सो लेट अस से आई हैव अ गैस मॉलिक्यूल, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस. ओके, सो इफ इट हैज काइनेटिक एनर्जी या फिर मैं इसको एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, तो एनर्जी लेके जाएगा कहां? एनर्जी लेगा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग, राइट? इन जनरल जब हम गैसेस की बात करते हैं, तो इन दैट केस यू नो दैट द गैस इज इनसाइड अ थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम, जैसे कि हमने क्यूब में लिया था. प्रेशर ऑफ अ गैस डिराइव करने के लिए हमने एक क्यूब लिया था. हमने बोला था कि गैस जो है वो क्यूब में है और क्यूब ये होता है थ्री डायमेंशन. अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूं. इफ any body or any particle or any molecule of gas is moving along a straight line only in x direction, then the motion is said to be one dimensional. If it is moving in a plane like x and y, okay, if it is moving just on this plane, then the motion is said to be two dimensional. If the gas molecule is moving in a volume like a cube in three dimension, then the motion is said to be three dimension. It can be anywhere in this volume. Okay, so first of all, you need to know basic difference between one dimensional motion, two dimensional motion and 3D motion. So if you remember, हमने प्रेशर ऑफ गैस का इक्वेशन जब डिराइव किया था, तो हमने बोला था द पार्टिकल मॉलिक्यूल ऑफ गैस, आई मीन इट कैन मूव एनीवेयर इन द क्यूब, मतलब मोशन था थ्री डायमेंशनल. एंड यू ऑलरेडी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल moving in three dimension is 1/2 mvx square plus 1/2 mvy square plus 1/2 mvz square. ऐसा क्यों? क्योंकि थ्री डायमेंशनल मोशन है. वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स हमने किए थे. हमने उसको ux मतलब u v और w से डिनोट किया था. यहाँ पे मैं vx vy vz बोल रहा हूँ. डजंट मैटर इफ यू वांट टू कॉल u v and w. तो vx इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का x कंपोनेंट होगा. व्हेनेवर द पार्टिकल इज मूविंग, ये पार्टिकल जब मूव हो रहा है थ्री डायमेंशंस में, तो इस मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का x कंपोनेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी का y कंपोनेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी का z कंपोनेंट भी होगा, राइट? तो अब फॉर एनी गैस एट टेम्परेचर T, जब मैं टेम्परेचर T बोलता हूं तो मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल की बात कर रहा हूं. सो you need to know this, that for a gas at absolute temperature T, the average kinetic energy per molecule is denoted by. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पे नोटेशन थोड़े अलग है. नॉर्मली आप एवरेज को कैसे डिनोट करते हो? आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी बार एवरेज, या फिर आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी मीन एवरेज. यहाँ पे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एंड थर्मोडायनामिक्स में वी यूज दिस greater than and less than brackets to denote average energy. So अगर मैं average energy की बात कर रहा हूं, तो average kinetic energy of molecule is average kinetic energy x component plus average kinetic energy y component plus z component of average kinetic energy. अब बात यह आ गई कि एवरेज की क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट एवरेज वैल्यूज हियर? बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप गैस की बात करते हो तो आप एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करते हो, आप बोलते हो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं.
हाँ, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, तो सब मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है। जैसे मैंने बताया, वी कैन नॉट पिन पॉइंट इस मॉलिक्यूल का ये एनर्जी, उस मॉलिक्यूल का वो एनर्जी, राइट। तो नॉर्मली हम एवरेजेस की बात करते हैं वहां पे। तो किसी भी एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय एवरेज ऑफ एक्स कंपोनेंट हाफ mv x स्क्वायर, मतलब प्लस एवरेज ऑफ y कंपोनेंट प्लस एवरेज ऑफ z कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट इफ आई टेक यू बैक टू प्रीवियस सेशन, तो आपको याद होगा हमने काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इफ यू डोंट रिमेंबर आई विल मेक यू रिमेंबर, हमने काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल फाइंड किया था 3/2 kBt पर मॉलिक्यूल, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास जो अभी ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, दिस शुड बी इक्वल टू 3/2 kBt, राइट। देन मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं, आई कैन से देयरफॉर हाफ mvx स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर, मतलब एवरेज वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, प्लस हाफ mvz स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3/2 kBt को मैं लिखता हूं हाफ kBt प्लस हाफ kBt प्लस हाफ kBt, where kb is Boltzmann constant that you already know. Okay, so हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया बाय सेइंग कि मान लो हमारे पास एक गैस है, उसमें एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या होगा। मैंने पहले ही बताया है कि अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दिस मॉलिक्यूल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो होता ही नहीं है उनके पास। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, एक मॉलिक्यूल में दो एटम की नहीं। डू नॉट गेट कंफ्यूज, आई एम टेलिंग यू। हो सकता है कि ये जो मैं यहाँ पे मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया है, स्फीयर ड्रॉ किया है, दिस इज अ मॉलिक्यूल, ओके। तो हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल O2 हो, राइट। तो इस O2 में जो दो एटम्स है, दे कैन इंटरैक्ट, बट एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्शन नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, assumptions of KTG, any two molecules are non-interacting. I am not talking about two atoms in a molecule. Two atoms in a molecule are always interacting because they are basically bound by some bond, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो दे आर इंटरैक्टिंग डेफिनेटली। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो तो 3 एटम्स है, तो दीज एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर इंटरैक्टिंग, बट वन CO2 मॉलिक्यूल विद अदर CO2 मॉलिक्यूल इज नॉन इंटरैक्टिंग। ये पता होना चाहिए। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? देखो क्या है, क्योंकि जब मैंने बोला कि सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेंगे, अगर इसके पास एनर्जी है तो ये मॉलिक्यूल मूव होगा 3 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन में मूव होगा तो 3 डायमेंशन का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mvx स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर, राइट। नाउ मैं अगर एवरेज की बात करूं, मैं एवरेज की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। तो लेट अस टॉक अबाउट कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज एवरेज ऑफ x कंपोनेंट हाफ mvx स्क्वायर, एवरेज ऑफ y कंपोनेंट प्लस एवरेज ऑफ z कंपोनेंट। बट इन द प्रीवियस सेशन हमने ये देखा है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kBt। तो 3/2 kBt को मैंने सिर्फ क्या किया, स्प्लिट कर लिया, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो हो गया 3/2 kBt। गुड गुड। इसका मतलब what do you observe? Physics में observations are the most important thing. I mean, it is the most important thing that you can do. What do you notice? आप इसमें से क्या conclusions ला सकते हो? What you can conclude? आप बोल सकते हो हर एक डायमेंशन का काइनेटिक एनर्जी के साथ हाफ kBt है, तो हाफ mvx स्क्वायर के साथ हाफ kBt एनर्जी एसोसिएटेड है, हाफ mvy स्क्वायर के साथ हाफ kBt एनर्जी एसोसिएटेड है, हाफ vz के साथ vz स्क्वायर के साथ हाफ kBt एनर्जी एसोसिएटेड है। मतलब यू कैन से विथ ईच टर्म ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी you have half kBt energy, or
आप ऐसा भी बोल सकते हो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। यू शुड नो व्हाट इज क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म वो टर्म होता है जिसमें स्क्वायर मैक्सिमम पावर होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ हाफ केवीटी एनर्जी एसोसिएटेड है। मतलब मान लो अगर मेरे पास मॉलिक्यूल, जो मेरा मॉलिक्यूल था, अगर वो मॉलिक्यूल सिर्फ 2 डायमेंशंस में मूव हो रहा होता, मतलब मोशन अगर सिर्फ 2D होता इन एक्स वाई प्लेन, तो आप बोलते इसका एनर्जी है हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी, मतलब 1 केबीटी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी के 2 ही टर्म्स होंगे, एक होगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, एक होगा हाफ एम वी वाई स्क्वायर, राइट? गुड। तो दैट इज व्हाट इज इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैं वापस समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए। मैंने जब बोला ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशनल एनर्जी मतलब व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन point to another point in space in a straight line, that is called as translational energy, translational kinetic energy. रोटेशन क्या होता है? when a molecule, जैसे ये मॉलिक्यूल है, when a molecule stays at its own position and starts rotating, जैसे कि like this, ये अपने ही जगह पे है लेकिन अपनी जगह पे रोटेट हो रहा है, that is called as rotational kinetic energy. Okay, ट्रांसलेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। फिर आप बोलोगे कि इसको लीनियर मोशन क्यों नहीं बोलते? अरे लीनियर ही है, लीनियर ही है। सिर्फ ट्रांसलेशन क्यों बोलते हैं? जब बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है अलोंग और स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन इज नथिंग बट लीनियर मोशन, एक ही चीज है ये। ओके, गुड। हम जब लीनियर बोलते हैं तो हम बोलते हैं 1D मोशन होगा, सिर्फ एक्स के अलोंग होगा, इसलिए हमें ट्रांसलेशनल बोला। तो पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट, मतलब फ्रॉम सम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सम कोऑर्डिनेट टू सम अदर कोऑर्डिनेट। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे x1 y1 z1 इसका पोजीशन था, यहाँ पे x2 y2 z2 है, बट ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, राइट? तो दिस इज ट्रांसलेशनल एनर्जी। गुड। मैं अभी वापस एक बार स्लोली समझा देता हूं कि इक्विपार्टीशन का मतलब क्या। सो okay, so let us quickly see once again what is law of equipartition of energy। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन यू टॉक अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्यों? क्योंकि आपको नॉर्मली आप आगे देखोगे यू विल नीड टू फाइंड आउट एनर्जी। आपको एनर्जीज फाइंड करनी होगी अलग अलग गैस की। तो जब आप अलग अलग गैसेस की बात करते हो तो आपको इक्विपार्टीशन थ्योरम अप्लाई करके, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके आपको एनर्जी फाइंड करना होगा। तो आई गो लिटिल स्लो एंड you need to pay attention on each single word that I am saying. So the idea is, हमारे पास एक गैस है, ये गैस 3 डायमेंशंस में मूव हो सकता है। So this molecule, single molecule of a gas can move in 3 dimensions. तो जब ये मूव हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट नहीं होता है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस? इट कैन बी रिटन एज हाफ Vx स्क्वायर प्लस हाफ mVy स्क्वायर प्लस हाफ mVz स्क्वायर, राइट? नाउ क्यों ऐसा? क्योंकि मोशन 3D था, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, तो हाफ mvx स्क्वायर ये x कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया, हाफ mvy स्क्वायर ये y कंपोनेंट आ गया, और हाफ mvz स्क्वायर ये z कंपोनेंट आ गया। अगर मैं एट अ गिवन टेम्परेचर T मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात करूं,
तो यू नो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, सारे टर्म्स का एवरेज ले रहा हूं मैं। ओके, अब आप बोलोगे कि एवरेज क्यों लिया, हम एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, दैट इज करेक्ट, लेकिन गैस के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर इन अ बॉक्स यू हैव अ लॉट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब मैं स्पेसिफिकली कौन से गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, इसकी कर रहा हूँ या इसकी कर रहा हूँ या इसकी कर रहा हूँ या इसकी कर रहा हूँ, आई डोंट नो, आई हैव टेकन रैंडमली सम मॉलिक्यूल। तो मैं बोलूंगा एवरेज, क्योंकि जब यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल, आपके पास जब लार्ज नंबर होता है ना, हम तब एवरेज की ही बात कर सकते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि चलो अभी कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, आई डोंट केयर, मैंने रैंडमली एक मॉलिक्यूल ले लिया। ऐसे समझ लो आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 100 बॉल है, आपने आंखों पे पट्टी बांधी, एक बॉल निकाल लिया। तो सेम इज दिस, we don't know which molecule we are selecting, we are just talking about some molecule randomly। तो इसलिए मैंने बोला एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल हैव x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। बट इफ यू रिमेंबर लास्ट सेशन में हमने काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर फाइंड किया था, और वो था 3/2 kBT, राइट। नाउ व्हाट वी डिड इज, हमने सिर्फ ये जो 3/2 kBT है इसको हम 3 टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे, 3 इक्वल टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे। तो 3/2 kBT को हमने लिख दिया हाफ kBT प्लस हाफ kBT प्लस हाफ kBT। तो हमने 3 टर्म्स में इसको लिख दिया, हाफ प्लस हाफ, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव डन। नाउ आप बोल सकते हो ओके, तो 3 इक्वल टर्म्स आ गए राइट हैंड साइड पे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हाफ एम वी एक्स स्क्वायर मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की एक टर्म के साथ हाफ केवीटी है, अगले टर्म के साथ भी हाफ केवीटी एनर्जी एसोसिएटेड है, उसके अगले टर्म के साथ भी हाफ एसोसिएटेड है। बट वेट अ मिनट, ये हाफ एम वी एक्स स्क्वायर है, हाफ एम वी वाई स्क्वायर है, मतलब ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ जहां जहां पे स्क्वायर आएगा वहां वहां हाफ केवीटी एनर्जी होगा। सो विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म in the equation of energy you have half kBT energy associated with it, and that is nothing but law of equipartition of energy। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी है जो ज्यादा क्लियरिटी देगा आपको, लेकिन उससे पहले हमको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सीखना पड़ेगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताने के बाद मैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का ऑल्टरनेट डेफिनेशन बताऊंगा आपको, दैट विल मेक पिक्चर मच मोर क्लियर। ओके, सो अभी हमने जितना सीखा है उतना हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, एंड व्हेन यू विल लर्न DOF डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो इट विल बी मच मोर क्लियर, राइट। सो what we know is, we have seen that kinetic energy of a single molecule is given by, as you know, kinetic energy Ke is equal to half mvx square plus half mvy square plus half mvz square plus half mvz square. Okay, this is what you need to know. For a gas at absolute temperature T, for a gas at
टेम्परेचर, बट एज आई टोल्ड यू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा ये. सो एट अ टेम्परेचर T, the average kinetic energy per molecule, the average kinetic energy per molecule is, ये लेस देन ग्रेटर देन, जो ब्रैकेट है वो एवरेज के लिए यूज होता है, इज इक्वल टू 1/2 Vx square plus average of half mvy square plus average of half mvz square, right? So this is what you have. Okay, but we know that in the last session we have derived, but we know that the mean energy per molecule, the mean energy per molecule, और इसीलिए मैंने डिराइव करके दिया था आपको, per molecule is 3/2 kBT. Okay, therefore you can say, therefore average kinetic energy per molecule is 3/2 kBT. Equation number 2, I'll call this equation number 1. Therefore from 1 and 2, from 1 and 2 you can say half mvx square, वो x लिखने वाला हूं मैं, प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर, vx, vy and vz square is equal to 3/2 kBT, where kb is Boltzmann constant. You already know this. Okay, तो आप इसी को लिख सकते हो, you can write the same thing as, so you can say this can be written as, इसी को आप लिख सकते हो 3/2 kBT को आप 3 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, एंड यू कैन से दिस इज इक्वल टू हाफ kBT, हाफ kBT प्लस हाफ kBT प्लस हाफ kBT. This is how you can write. तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. इसका मतलब आप बोल सकते हो, यू कैन से, मैंने पहले भी बताया था, प्रेशर डिराइव करते वक्त भी बताया था कि जब मोशन रैंडम होता है तो मोशन सिमेट्रिक भी होता है, मतलब हर एक डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है क्योंकि रैंडम मोशन है. ओके, सिंस द मोशन इज रैंडम, which means there is no preferred direction. There is no preferred direction. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि x में ज्यादा कंट्रीब्यूशन या y में ज्यादा कंट्रीब्यूशन या z में ज्यादा कंट्रीब्यूशन. So since the motion is random, which means there is no preferred direction, therefore you can safely say, आप बोल सकते हो इसको, you can say that half Vx square equal to, मतलब average kinetic energy in all the direction is same. This is what I am saying. तो आप बोल सकते हो क्योंकि मोशन प्योरली रैंडम है, रैंडम मोशन में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का प्रेफरेंस नहीं होता है. इसका मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस सेम होता है, और हर एक डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ kBT. तो टोटल कितना था, 3/2 kBT. ओके, दिस इज व्हाट यू कैन से, राइट. ये है आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो आप इस कंक्लूजन से एक स्टेटमेंट लिख सकते हो.
you can say, thus law of equipartition of energy states that, क्या बोल बताता है आपको ये, what does it tell you? The energy associated with each quadratic term is half kBT. तो आप बोल सकते हो statement, let us put statement here. Statement of law of equipartition of energy. So you can say, thus the mean energy associated with each quadratic term, this is important, okay, is half kBT. या इसको एक alternate definition है, thus the mean energy associated with every component of translational kinetic energy which is quadratic in nature, which is quadratic in velocity भी बोल सकते हो, quadratic in the velocity components, in x, y and z directions is half kBT. Right? That's all you need to know about law of equipartition of energy. इसका एक alternate definition है जो बहुत important है, but उससे पहले आपको degrees of freedom पता होना चाहिए. You need to know what is the meaning of degrees of freedom. And here onwards, जब भी मैं degrees of freedom लिखूंगा तो मैं उसको DOF ऐसा लिखने वाला हूँ. So degrees of freedom. देखो बहुत सिंपल सा आइडिया है. बुक क्या बोलता है हम वो भी देखेंगे, लेकिन आइडिया क्या है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, तो द थिंग इज, मान लो मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है. मोनो एटॉमिक आपको पता है जैसे हीलियम गैस. ओके, इफ आई गिव एनर्जी टू मोनो एटॉमिक गैस लाइक हीलियम, वो एनर्जी लेके क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. मतलब इट कैन ओनली परफॉर्म translation motion. So if I supply energy to a monoatomic gas like helium, it can change its position from some point A, x1, y1, z1 to a new position. So it can just go in a straight line to a new position given by x2, y2, z2. क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ. मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास गया है अलोंग स्ट्रेट लाइन. मतलब अगर मैं एक मोनो एटॉमिक गैस को एनर्जी सप्लाई करता हूं तो इट कैन टेक अप दैट एनर्जी. वो जो गैस मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को तीन तरीके से यूज कर सकता है. या तो वो एक्स के अलोंग स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब आई एम सेइंग लाइक दिस. So let me specify directions. This is, let us say, x direction, this is, let us say, y direction, and this is, let us say, z direction. तो अगर मैंने मॉलिक्यूल को एनर्जी सप्लाई किया, क्या होगा, या तो वो x के अलोंग जाएगा, या फिर वो y के अलोंग जाएगा, या फिर वो z के अलोंग जाएगा, या वो सीधा सीधा x y z तीनों ही उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे.
हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब जब आप मोनो एटॉमिक गैस को एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो तीन तरीके से वो एनर्जी यूज हो रहा है, एक्स, वाई और जेड के अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करने में, राइट। तो हम बोलते हैं दैट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल या जस्ट मोनो एटॉमिक गैस इज 3। तीन क्यों? क्योंकि उसने एनर्जी लेके तीन तरीके से यूज किया है उस एनर्जी का, या तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज किया है, या वाई किया है, या जेड किया है, या तीनों की है। सो अगर एक मॉलिक्यूल है जो 3 डायमेंशनल में मूव हो सकता है और वो जो है वो मोनो एटॉमिक गैस है, सिंगल एटम से बना हुआ गैस है जैसे हीलियम, तो वो उसको एनर्जी सप्लाई करोगे तो एनर्जी लेके 3 डायमेंशन में मूव होगा। मतलब उसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। मतलब उसने जो एनर्जी यूज किया है वो तीन तरीके से यूज हुआ है टू चेंज एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए 3। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर द नंबर ऑफ वेज, तरीके हैं इन विच द गैस कैन यूटिलाइज द एनर्जी। वो एनर्जी लेके स्ट्रेट लाइन में मूव हो सकता है तीन तरीके से, एक्स वाई जेड। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, नाउ मैं लिख के दूंगा बाद में, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो डायाटॉमिक है। डायाटॉमिक मतलब यू हैव मॉलिक्यूल in which there are two atoms, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूलर गैस, मतलब वो 2 एटम से बना हुआ गैस है, डायटोमिक गैस है। जैसे N2 नाइट्रोजन, वो डायटोमिक है। अब क्या होगा? अब जब मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, लेट अस से आई सप्लाई एनर्जी, मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया, तो क्या हो सकता है? लेट्स सी क्या हो सकता है। सो मान लो मेरे पास ये गैस मॉलिक्यूल है जो डायटोमिक है, ये सिंगल एटम से नहीं बना, ये 2 एटम से बना हुआ गैस है। तो इफ आई गिव एनर्जी टू दिस गैस मॉलिक्यूल, व्हाट विल हैपन इज, ये गैस मॉलिक्यूल एनर्जी लेके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जा सकता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो इट कैन मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये ट्रांसलेट हो सकता है। सो दिस मॉलिक्यूल कैन ट्रांसलेट from one point to another point. So this is what can happen. Okay, तो ऐसा हो सकता है that the molecule is going from one point to another point along a straight line. तो मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज होंगे x1 y1 z1 से x2 y2 z2, राइट। मतलब इसके 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही। जैसे सिंगल एटम का जो गैस था हीलियम, उसके भी थे, इसके भी है। तो व्हाट इज डिफरेंट हियर देन? इस केस में क्या ऐसा अलग है जो पिछले केस में नहीं था? सो यू नीड टू नो दिस। जब आप डायटोमिक गैस की बात करते हो तो एनर्जी जब हमने सप्लाई किया तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस करेगा, जरूरी नहीं है। गैस मॉलिक्यूल कैन स्टार्ट रोटेटिंग, हमने एनर्जी प्रोवाइड किया और ये रोटेशन स्टार्ट हो गया, तो इट इज रोटेटिंग, राइट। तो द मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो यूज द एनर्जी सप्लाइड टू इट इन रोटेशन। अब रोटेशन एक डायरेक्शन में तो होता नहीं है, रोटेशन के भी 2 या 3 डायरेक्शन होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मान लेता हूं एक्स एक्सिस, okay, then I will take another axis, let us say this is z axis, I will take another axis which is let us say this axis। तो थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा यहाँ पे आपको, you have to imagine now, इमेजिनेशन लगने वाला है। तो रोटेशन कैसा कैसा हो सकता है? एक रोटेशन होगा ये मॉलिक्यूल अप जाएगा, ये मॉलिक्यूल डाउन जाएगा,
जो मैंने करके दिखाया था थोड़ा टाइम पहले। I just showed you how this molecule can rotate about y-axis. तो about y-axis rotation कैसा होता है मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ। I will show you again. ये आपके पास मॉलिक्यूल है, हमने एनर्जी सप्लाई किया, ये ट्रांसलेट भी हो सकता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अलोंग स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है, या फिर ये मॉलिक्यूल रोटेट होगा लाइक दिस, राइट। तो इमेजिनेशन लगने वाला है, तो इट कैन रोटेट इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड और द स्क्रीन। दूसरा, ये मॉलिक्यूल के जो दो एटम्स है, एक बाहर की तरफ आएगा, एक अंदर की तरफ आएगा। इमेजिन आप कंप्यूटर के या मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो, मॉलिक्यूल में दो एटम्स है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 स्क्रीन से बाहर आ रहा है, नंबर 2 स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो ऐसा रोटेशन भी पॉसिबल है, राइट। तो ये दो रोटेशंस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा, एनर्जी यूज होगा। अब तीसरा रोटेशन भी पॉसिबल है, लेकिन तीसरा कौन सा? अलोंग एक्स एक्सिस। तो कौन कौन से रोटेशन देखे? हमने अलोंग वाई देखा, हमने अलोंग जेड देखा, अलोंग एक्स एक्सिस। अब अलोंग एक्सिस मतलब मॉलिक्यूल अपने ही जगह पे रोटेट हो रहा है, सो मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग एट इट्स ओन प्लेस। बट वेट अ मिनट, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं ऐसा बता रहा हूं आपको कि जो मॉलिक्यूल है वो एक्स एक्सिस के अबाउट ही रोटेट हो रहा है, सो इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एक्स एक्सिस जगह पे ही। अर्थ कैसे रोटेट होता है? अर्थ रिवॉल्व भी होता है, अर्थ रोटेट भी होता है। तो अर्थ जब खुद के एक्सिस के लिए रोटेट होता है, दिस इज द केस। ये जो दो एटम्स है वो अपनी जगह पे रोटेट हो रहे हैं। बट द प्रॉब्लम हियर इज, द थिंग हियर इज, डू यू रिमेंबर रोटेशनल मोशन? अगर आपको रोटेशनल मोशन याद है तो समझेगा, अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन is half I omega square. I itself is mr square, ऐसा आता है आपके पास, अगर आपको याद होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is mr square। लेकिन ये एटम नंबर 1 हो या 2 हो, अरे ये खुद एक्सिस के ऊपर बैठे हुए हैं ना। r क्या होता है? एक्सिस से उस मास का डिस्टेंस। यहाँ पे तो एटम 1 या 2 दोनों खुद ही एक्सिस के ऊपर है, मतलब डिस्टेंस कितना है? 0। अगर डिस्टेंस 0 है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस भी 0 है, क्योंकि r 0 मतलब I 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। मतलब ये कि ये जो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ओके, रिजिड क्यों बोल रहा हूं वो भी समझाऊंगा। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन थे। एक अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब एक एटम स्क्रीन के बाहर आ रहा है, एक अंदर जा रहा है। एक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब एक का रोटेशन अप है, एक का रोटेशन डाउन है, ओके। एक है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में जो एटम्स है मॉलिक्यूल के, उनका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह पे रोटेट हो रहा है। और इन दिस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होने की वजह से देर इज नो एनर्जी यूटिलाइज्ड, एनर्जी का यूज ही नहीं हुआ। इसका मतलब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा, देयर विल बी 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या हुआ ओवरऑल? ओवरऑल अगर आप देखोगे, हमने जब रिजिड, रिजिड क्यों बोल रहा हूं मैं बताऊंगा। हमने जब रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की, रिजिड मतलब ये जो दो आपके पास मॉलिक्यूल में एटम्स है, उनका जो बॉन्ड लेंथ है, एंड यू मस्ट हैव लर्नड इन केमिस्ट्री बाय नाउ बॉन्ड्स, व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको पता है कि बॉन्ड क्या होता है। तो अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स है और दोनों एटम्स का जो बॉन्ड है वो फिक्स है, उसका लेंथ चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं रिजिड, राइट। इसका मतलब दोनों एटम का डिस्टेंस एक दूसरे से फिक्स है, राइट। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज ऑलवेज फिक्स। रिजिड डायटोमिक, डायटोमिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स है, इसके लिए डायटोमिक, राइट। अब रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल को जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो दो चीजें हुई। एक तो वो सीधा सीधा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया अबाउट
अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो एक्स वाई जेड 3 कंपोनेंट्स चेंज होंगे। गुड। या फिर वो रोटेट हुआ दो तरीके से, एक अबाउट वाई एक्सिस, एक अबाउट जेड एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस जीरो है। तो दो तरीके से एनर्जी यूज करके रोटेट भी हो सकता है, मतलब टोटल इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5। तो मैंने इसलिए बोला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का बुक का लिखने का तरीका अलग, वो भी सही है, समझने का तरीका ये भी है कि आप एक मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो और उस मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है। अगर वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। अगर वो रोटेट भी हो रहा है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के 3, रोटेशन के 2, टोटल 5। राइट। अब इसमें एक नया चीज ऐड करते हैं। आई विल रिपीट एवरीथिंग टुमारो अगेन, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। अब हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो सब चीजें सेम है, सिर्फ अब एक चीज चेंज की मैंने। अब इन दो एटम्स में जो बॉन्ड था वो फिक्स नहीं है, मतलब इट इज लाइक ए स्प्रिंग। पहले क्या था, दोनों एटम्स का डिस्टेंस फिक्स था, मतलब बॉन्ड लेंथ फिक्स था, उसको हमने बोला था रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब है नॉन रिजिड। नॉन रिजिड मतलब दे कैन आल्सो वाइब्रेट। नाउ दिस एटम्स कैन आल्सो वाइब्रेट। तो जब वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी नया एनर्जी आ गया इसमें, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना, वाइब्रेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होते हैं। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होते हैं। 2 कैसे होते हैं? एक, जब ये एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल जब ये वाइब्रेट होंगे तो इनका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों के दोनों अलोंग एक्स एक्सिस, या दोनों के दोनों अलोंग वाई एक्सिस, या दोनों के दोनों अलोंग जेड एक्सिस वाइब्रेट होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये भाई साहब यहाँ जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट एटम इज वाइब्रेटिंग अलोंग एक्स एंड दूसरा अलोंग वाई, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो दोनों के दोनों एक्स के अलोंग वाइब्रेट होंगे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ओनली हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ गया एक क्वाड्रेटिक टर्म, मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर। और एज आई टोल्ड यू, कंफ्यूजन यहां स्टार्ट होता है। मैंने बताया था कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नॉन इंटरैक्टिंग है अकॉर्डिंग टू assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लेकिन अभी जो मॉलिक्यूल है वो खुद 2 एटम से बना हुआ है। अभी क्या ये दोनों एटम इंटरैक्ट नहीं करेंगे क्या? इंटरैक्ट किया ऐसे तो कोवेलेंट बॉन्ड बना, या जो भी बॉन्ड बना, विदाउट इंटरेक्शन कैसे बॉन्ड होगा? यू नो, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होना चाहिए, शेयरिंग होना मतलब इंटरेक्शन होना। तो नाउ व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स चेंज, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो चेंजेस, क्योंकि दो एटम के बीच का, एक मॉलिक्यूल में जो 2 एटम थे उनमें तो पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज दीज टू आर इंटरैक्टिंग। पोटेंशियल एनर्जी तभी आता है जब इंटरैक्शन होता है। तो भले 2 मॉलिक्यूल्स में इंटरैक्शन नहीं है, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन वो एक घर में, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 एटम है वो तो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते ही है ना। सी, आई जस्ट यूज सम वर्ड्स टू एक्सप्लेन यू फिजिक्स इन इजी वे। मेरे घर में हम 2 लोग रहते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। बाजू के घर में 2 लोग रहते हैं, वो आपस में बात करते हैं, उनका इंटरेक्शन है, हमारा इंटरेक्शन है। हम दोनों का 2 हाउसेस का इंटरेक्शन नहीं है। So this is what I am saying. ये 2 molecules, they are not interacting, they are not interested in talking to each other, no potential energy. But ये जो मॉलिक्यूल है खुद 2 एटम से बना था, उसका पोटेंशियल एनर्जी टर्म था। तो जब वाइब्रेशन होगा, मतलब 2 एटम्स का डिस्टेंस चेंज होगा, आप आगे जाके सीखोगे इन ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक है। मतलब अब अगर आपके पास एक फ्लेक्सिबल बॉन्ड वाला डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसको एनर्जी दी तो 3 चीजें होगी।
या तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, x, y एंड z। या तो वो रोटेट होगा, रोटेशन के 2, मतलब 3 और 2 5, और वाइब्रेशन के भी 2। वाइब्रेशन के 2 कैसे आए, एक आया काइनेटिक एनर्जी से, एक आया पोटेंशियल एनर्जी टर्म से। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7। मतलब इफ यू सप्लाई एनर्जी टू a non-rigid diatomic molecule, it can take up that energy in 7 different ways. It can take up in 3 ways of translation, 2 ways of rotation, and 2 different ways of vibration. तो ऐसा आप फाइंड करते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन द नेक्स्ट सेशन मैं और स्लोली इन डिटेल बुक के लैंग्वेज में बताऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसका रिलेशन विथ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सो आई एक्सपेक्ट कि मिनिमम इतना आपको पता होना चाहिए। सो टुमारो आई एम गोइंग टू रिवाइज एंड टेल you degree of freedom in also another way. Okay, so we'll stop here today.